नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो अंदर पढ़ेंगे सीटेट 2021-22 का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था 23 दिसंबर 2021 को, उसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का जो भाग है, इसको आज हम वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 30 प्रश्न लेंगे सीडीपी के। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट के पेपर देने वाले हैं, जो कि 28 दिसंबर से शुरू हो गए हैं और आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। आपके पास कम टाइम बचा है तो आप रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाएं और प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर देखें। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं सीटेट में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास कैसे प्रभावित होता है। 1, केवल आनुवंशिकता से। 2, आनुवंशिकता और वातावरण से। 3, केवल वातावरण से। या 4, ना तो आनुवंशिकता से और ना ही वातावरण से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केवल वातावरण से। नेक्स्ट, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। 1, शीर्षगामी सिद्धांत। 2, अधोगामी सिद्धांत। 3, विकास क्रम की एकरूपता। या 4, एकीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अधोगामी सिद्धांत। नेक्स्ट, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। 1, बाल्यावस्था तक। 2, किशोरावस्था तक। 3, वयस्कावस्था तक। या 4, संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो दोस्तों, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। नेक्स्ट, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। 1, विद्यालय। 2, धर्म। 3, परिवार। या फिर 4, समुदाय। तो दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए हमारी परिवार जो है प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। 1, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। 2, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। 3, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है। या 4, भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि चिंतन भाषा का निर्धारण करती है जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है। 1, केंद्रीयता। 2, क्रमबद्धता। 3, संरक्षणता। या 4, परिपक्वता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि केंद्रीयता। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तियां किसी प्रक्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। 1, संवेदीगामक चरण। 2, पूर्व संक्रियात्मक चरण। 3, मूल संक्रियात्मक चरण। या 4, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मूल संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपनी सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। 1, लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद। 2, B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत। 3, जीरेम ब्रूनर का रचनावाद। या 4, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों, इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद। नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। 1, परिपक्वता और संस्कृति। 2, भाषा और भौतिक जगत। 3, भाषा और संस्कृति। या 4, भाषा और
परिपक्वता। तो दोस्तों इस प्रश्न के जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि भाषा और संस्कृति। नेक्स्ट, जेंडर एक डैश अवधारणा है। 1 मनोवैज्ञानिक, 2 जैविक, 3 सामाजिक या फिर 4 शारीरिक। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। नेक्स्ट, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? 1 अंतःव्यक्तित्व, 2 प्रकृतिवादी, 3 भाषाई या 4 अंतर्व्यक्तित्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रकृतिवादी। नेक्स्ट, कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? 1 कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले छात्रों को दंडित करना चाहिए। दोस्तों दंडित नहीं करना हमें, ये नेगेटिव पॉइंट है। 2 प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। 3 सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। या फिर 4 विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। तो दोस्तों ये इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोल्बर द्वारा दिए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? 1 अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, 2 दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, 3 सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण या 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। नेक्स्ट, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है। 1 रूब्रिक, 2 फाइल, 3 आंकड़ों का प्रपत्र या फिर 4 पोर्टफोलियो। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। 1 सक्रिय अन्वेषक, 2 सक्रिय अनुयायी, 3 निष्क्रिय अनुयायी या फिर 4 निष्क्रिय अन्वेषक। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सक्रिय अन्वेषक। नेक्स्ट, प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? 1 आत्मकेंद्रीकरण, 2 बाह्य अभिप्रेरणा, 3 सृजनात्मकता या फिर 4 कार्यात्मक अटलता। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सृजनात्मकता। नेक्स्ट, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? 1 मानकीकृत पाठ्यक्रम, 2 आधारभूत अभिगम्यता, 3 अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण या फिर 4 विशेष स्कूलों में स्थापन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि आधारभूत अभिगम्यता। नेक्स्ट, पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? 1 अधिगम विकारों का बहुक्रम, 2 हल्की मानसिक मंदता, 3 मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम या 4 बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञापक अक्षमताएं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अधिगम विकारों का बहुक्रम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? 1 समता, 2 पृथकीकरण और नामीकरण, 3 विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन या 4 व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि पृथकीकरण और नामकीकरण। नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पर कथन दिया ए कुमार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान
संरक्षण सीख लेते हैं। इसका तर्क दिया है, यह कारण अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो सही विकल्प चुनना है दोस्तों में, ऑप्शन दिए हैं एक, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। दो, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। या फिर चार, ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट, छात्र जब एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? एक, प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना। दो, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। तीन, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन। या फिर चार, प्रतिमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक, वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। दो, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। तीन, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। या चार, वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। एक, विषय वस्तु अभिमुखी। दो, पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तीन, प्रयोगात्मक। या फिर चार, व्यवहारात्मक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि प्रयोगात्मक। नेक्स्ट, परीक्षा शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। एक, समस्या समाधान। दो, भाव नियमन। तीन, परिहार्यता। या फिर चार, खंडन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि भाव नियमन। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक प्रतियोगात्मक अधिगम करता है। दो, स्वप्रेरित अधिगम करता है। तीन, प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है। या चार, बाह्य प्रेरित अधिगम करता है। तो दोस्तों रोहिणी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी रोहिणी हमारी स्व प्रेरित अधिगम करता है। नेक्स्ट, बच्चों द्वारा गृहीत वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? एक, अधिगम अक्षमता। दो, किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार। तीन, निराधार दावे। या फिर चार, स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी हैं? तो दोस्तों ये दिए हैं 4 पॉइंट। एक, संकल्पना मानचित्र का इस्तेमाल। दो, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना। तीन, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना। या फिर चार, कहानी और उपाख्यानों का इस्तेमाल करना। तो दोस्तों यहाँ पे ये 4 पॉइंट दिए हैं, फिर ये इसके ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट यानी कि पहला दिया है पहला दूसरा तीसरा, दूसरा दिया है पहला तीसरा और चौथा, तीसरा दिया है दूसरा तीसरा चौथा, या फिर चौथा दिया है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि पहला तीसरा और चौथा। देखते हैं, यानी कि पहला हमारा संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल करना, तीसरा दिया दोस्तों विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, और चौथा दिया हमारा दोस्तों कहानी और उपाख्यानों को इस्तेमाल। नेक्स्ट, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि एक अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में
अत्यधिक सहायक करते हैं। 2, प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। 3, प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास और अर्थपूर्ण अधिगम की उपयोग तकनीक नहीं है। और 4, प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? जो दोस्तों ये विधि दी हैं, 1, कलन विधि, 2, अन्वेषण, 3, बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव, या 4, प्रकार्यात्मक आबद्धता। तो दोस्तों ऑप्शन दिए यहाँ पर, पहले का पहला और चौथा, दूसरे दिया है फर्स्ट और सेकंड, तीसरा दिया है सेकंड और थर्ड, और फोर्थ दिया हमारा थर्ड एंड फोर्थ। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमारे ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोस्तों देखते हैं कौन से हैं। फर्स्ट हमारा कलन विधि और सेकंड हमारा अन्वेषण विधि। चलते दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 30 जो आज का आखिरी प्रश्न है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? 1, रटना, 2, विचारावेश, 3, स्कीमा संक्रियता, या फिर 4, संकल्पना मानचित्रण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा नंबर फर्स्ट यानी कि रटना। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इससे पहले मैंने सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए 2011 से लेके अभी तक, जो ऑफलाइन में जो पेपर हुए थे, ऑनलाइन पेपर हुए थे, वो सभी मैंने करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।